आगे देखना है वैद्युत द्विध्रुव की जो है निरक्षीय स्थिति के बारे में। तो निरक्षीय स्थिति जो है इसको हम समझते हैं, जानते हैं कि यह कैसे सॉल्व होगा और कैसे क्या चीजें इसमें होना है। ठीक है, तो हर एक चीज के बारे में इस पर भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, कोई भी बिंदु P जो होता है उसके निरक्ष पर स्थित होता है। तो सबसे पहले मैं फिगर को ड्रॉ करता हूँ। फिगर कैसे ड्रॉ होगा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या है, मैं मान लेता हूँ कि एक हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है। एक यहाँ पर बन गया क्या, वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ पर आप कंसिडर कर लीजिए -Q और यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए क्या, +Q। इसके बीच की जो दूरी है वह 2L है। तो यहाँ से बीच में जो है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है L हो गया, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा फिर आपका L हो गया। यहाँ पर आपको क्लास 11th फिजिक्स का थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए। अब कंपोनेंट कैसे क्रिएट होगा वो चीज समझिए। यहाँ पर देखिए, अगर मैं कह रहा हूं कि इसके निरक्ष से, ठीक है, या इसके निरक्ष पे, मैं थोड़ा सा, मुझे ये फिगर नीचे बनाना चाहिए, देखता हूँ सेलेक्ट हो जाता है कि क्या होता है। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर एक मैंने बना दिया क्या, वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ क्या है, -Q है, यहाँ क्या है, +Q है। यहाँ पर ये इसका मिड पॉइंट है, ये दूरी आपकी L हो जाएगी, और ये दूरी भी क्या हो जाएगी आपकी L हो जाएगी। इतना चीजें समझ में आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि इससे R डिस्टेंस पर, R दूरी पर कोई एक बिंदु क्या है, P है। मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु क्या है, P है, बिंदु P हो गया यहाँ पर, और कितना दूरी पर है, R दूरी पर। तो मैं इस दूरी को क्या मान लेता हूँ, ये दूरी जो है हो जाएगी क्या है आपका, R डिस्टेंस हो जाएगी। ये डिस्टेंस कौन सी है, R डिस्टेंस। ठीक, अब यहाँ पर अगर इतना चीजें समझ में आ रहा है तो इस पर ही आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो अगर मैं इसको क्या करता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। इसको ज्वाइन करने का मतलब क्या है कि इस +Q से या -Q से मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, इससे हो गया, और ये क्या हो गया, ये ज्वाइन। क्योंकि आपको जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो +Q के कारण और -Q के कारण। और सभी लोग फिगर को थोड़ा सा अच्छे से समझना और अच्छे से देखना, समझ में आ रहा है। तो फिगर को कैसे देखना है, ये कैसे समझना है, ये समझना। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि R दूरी है, ये चीजें हैं। तो अगर यह L है, यह R है, और यहाँ पर देख पा रहे होगे कि 90 डिग्री है, तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा, मैं मान के चलता हूँ कि यह थीटा एंगल है, और साथ साथ में ये भी मैं मान लेता हूँ थीटा एंगल है। तो यहाँ पर आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे तो लंब और कर्ण और आधार तीनों में संबंध होता है। क्या संबंध होता है कि यहाँ पर इसका वर्ग और इसका वर्ग इसके वर्ग के बराबर हो जाता है, यानी लंब का वर्ग और कर्ण सॉरी आधार का वर्ग जो है कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। इन दोनों का योग जो होगा वर्ग का उसके बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर इससे यह भुजा आ जाएगी का √r² और प्लस में L। यही चीजें सेम सेम यहाँ पर भी आएगा, और यहाँ पर भी वैल्यू वही होगा, √r² प्लस में क्या होगा जी, L²। यहाँ पर R² और L² दोनों चीजें मिल चुकी हैं। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ से अगर आगे बढ़ाएं तो हमें इस पर क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी होगी। यह वैद्युत क्षेत्र कहाँ लग रहा है, तो +Q के कारण क्या होगा, +Q के कारण उसके विपरीत होता है, जिधर +Q रहता है उससे विपरीत होता है। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर का यूज करके इसको सही से थोड़ा सा आपको बना के दिखाता हूँ। अगर +Q के कारण बात किया जाए तो +Q वाला यह है, तो यहाँ पे जो है इसका क्या होगा, ऊपर की ओर, ठीक। और साथ साथ में -Q है, तो -Q के कारण क्या होगा, आवेश की ओर ही तो होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला आवेश के ओर हो, ठीक। थोड़ा सा इसको और अच्छे से मैं ड्रॉ करता हूँ। ये क्या हो जाएगा, आवेश के ओर हो। अगर यह इधर और इधर मैं इसको बना दिया तो यह E1 है, ये क्या हो जाएगा आपका
यह E1 हो गया, और साथ साथ में ये जो है ये क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। ठीक है, E2 हो जाएगा। तो अगर ये E1 है, ये E2 है, तो इसका परिणामी मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, आपका E है। क्या है ये? E है। समझ में आ रहा है? ये इसका परिणामी हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका कंपोनेंट क्रिएट करेंगे दोनों के लिए, E1 के लिए भी कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और E2 के लिए भी कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो कंपोनेंट क्रिएशन कैसे होगा समझने की जरूरत है हमें। यहाँ पर कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए मैं मान के चलता हूं कि E1 वाले को देखूं, तो E1 वाले को मैं एक ऊर्ध्व घटक बनाऊंगा। ठीक है, यह क्या हो गया, आपका ऊर्ध्व घटक हो गया, और यह क्या हो जाएगा, आपका क्षैतिज घटक। यह जो ऊर्ध्व घटक होता है यह साइन थीटा होता है, तो यह क्या हो जाएगा, आपका E1 साइन थीटा, और वहीं पर इसका ये जो होगा ये क्या होगा, E1 कॉस थीटा होगा। ठीक है, अगर यह एंगल थीटा है तो यह एंगल भी क्या होगा, आपका आराम से थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थीटा है तो थीटा थीटा हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि अगर ऊपर में देखा जाए तो E1 साइन थीटा, नीचे में क्या है, E1 कॉस थीटा। यह किसके लिए है, E1 के लिए। अब E2 के लिए अगर कंपोनेंट क्रिएट करोगे तो नीचे नीचे जो होगा वर्टिकल कंपोनेंट होगा। समझना बात को, ऐसे बनाते थे भाई, अगर कोई सा वेक्टर है तो E1 मान लेते हैं वेक्टर A था, तो ये क्या हो जाता था, A कॉस थीटा होता था, और ये क्या हो जाता था, A साइन थीटा होता था। अगर यह एंगल A है, अगर एंगल A होता था तो चेंज हो जाता था। ये क्लास 11th वेक्टर वाले चैप्टर से लिया जाता है, समझ आ गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या मेरा कंसिडरेशन क्या है कि E1 साइन थीटा, E1 कॉस थीटा। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी कंपोनेंट अगर हम क्रिएट करें, यह क्या हो जाएगा, यह होगा आपका E2, क्या हो जाएगा जी, E2 साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं वो साइन में आते हैं, समझ आ रहा है, और हॉरिजॉन्टल जो होते हैं वो किस में आते हैं, कॉस में आते हैं। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, डेरिवेशन को एज इट इज दिमाग में रखिएगा, कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। लेकिन लोग बताते नहीं है, और मेरा काम है, और मैं इसमें आपको अपने आप में इसमें ऐसा परफेक्शन चाहता हूं कि मैं बता दूं सारे चीज। तो मैं बताने में बिलीव करता हूं, मैं एक्सप्लोर करके पढ़ाने में बिलीव करता हूं, मेरी क्वालिटी उसी में दिखती है। मैं जल्दीबाजी में आपको समझाने के चक्कर में, उड़ा उड़ा के पढ़ाने के चक्कर में ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूं। तो यहाँ पर आगे यहाँ पर समझिएगा, देखिएगा यहाँ पर क्या मैं बोल रहा हूं कि यह E1 cos थीटा हो गया, लेकिन इसका भी तो कंपोनेंट जो जो ओरिजेंटल कंपोनेंट है, इसका भी तो इसी के ऊपर ही आएगा। समझो बात को, E1 cos थीटा भी वही है, और E2 cos थीटा भी क्या है, यही है, E2 cos थीटा। अगर यह थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा ही है, क्योंकि ये भी क्या है, थीटा। तो ये चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हमें कौन सा फैक्टर लेना है, कौन सा फैक्टर नहीं लेना है, ये भी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब आपको पता चल जाएगा कि E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, दोनों साइन थीटा वाला देखोगे, दोनों कंपोनेंट, दोनों वर्टिकल कंपोनेंट है, दोनों वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे से कैसे हैं, सॉरी विपरीत है, और विपरीत में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, यानी E1 साइन थीटा में से E2 साइन थीटा हटा देंगे, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर विपरीत है तो अच्छी में हमने वही किया। तो अब यहाँ पर जो दूसरा कंपोनेंट बच रहा है E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, और दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जोड़ने का कार्य करेंगे, जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ना है, पहले तो हमें निकालना पड़ेगा, निकाल के उसके बाद हमें जोड़ना पड़ेगा, ये सारी चीजें समझना पड़ेगी। चलिए, चलो अमन कह रहे हैं हेलो सर, हेलो, ठीक है। तो अभी सब लोग जागे रहो, बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, आई डोंट थिंक कि 2 घंटा इतना बड़ा समय हो गया है कि आप लोग नहीं देख पाओगे सेशन को। तो 2 घंटा अगर मैं खड़ा हूँ पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग देख भी सकते हो, बहुत ज्यादा इशू नहीं क्रिएट होने वाला, ठीक है। चलिए, यहाँ पर जो है इस डेरिवेशन को हम क्या करेंगे, अब आगे बढ़ाएंगे, और ये दोनों बेचारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यही हम कंपोनेंट लेके आगे चल रहे होंगे। कंपोनेंट आगे लेके कैसे चल रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा
यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि सबसे पहले प्लस क्यू के कारण, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लूँ कलर वाला, तो ठीक है। देखो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, प्लस क्यू। अब देखो माना फलाना यहाँ पे भी लिख रहा है। अब जैसे मैं वहां पे लिखा था कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, तो मैं तो मान लेता हूँ कि ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित है। इसके निरक्ष से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा, नो डाउट इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति है, चूंकि यहाँ पर मैं वो सारी चीजें मैं लिख नहीं रहा हूँ, अब ध्यान लिख लीजिएगा। तो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आप ऐसा भी लिख सकते हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों लिख सकते हो। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करोगे यहाँ से, तो क्या निकल के आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा, E1 होगा, और E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर। अब आर की जगह पर प्लस क्यू से ये वाला आर क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लें। दूसरा इक्वेशन कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, माइनस, अब क्या लिख रहा हूं मैं, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कैसे होगी, या क्या होना है इसमें, ये भी देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर मैं ऐसा कह दे रहा हूँ कि E2 हो जाएगा, ये E1 था तो ये E2 है, और बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में, यहाँ पर भी क्या होगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ही होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम है, समझ में आ रहा है। ये दोनों अगर डिस्टेंस सेम है तो इसको मैं इक्वेशन जो है सेकंड मान लेता हूं, और इन दोनों समीकरण से एक बात का पता चलता है, जो E1 है वो बराबर है किसके, E2 के, और ये बराबर है किसके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, अब अंडर रूट के ऊपर में स्क्वायर है, तो अंडर रूट जब स्क्वायर काम करेगा तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। यह है E1 और E2 की वैल्यू। अगर E1 और E2 की वैल्यू आ गई है, तो अब हमें केवल और केवल इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और वो कैसे ज्ञात करनी है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ क्या, कि बिंदु बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत या परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, E बराबर, ये जो है E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा। अब सवाल ये पैदा होता है, E1 और E2 का वैल्यू तो पता है, लेकिन cos थीटा का वैल्यू हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले हमारा धर्म है, कर्म है कि जो कि
E1 या E2 जो लिखा हुआ है, तो cos थीटा जो लिखा हुआ है, cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो cos थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इधर कहीं भी करके दिखाता हूँ। ध्यान, मैं लिख रहा हूँ कि त्रिभुज, कोई सा भी एक त्रिभुज मान लो, जैसे कि ये वाला त्रिभुज मानने का मतलब है यार कि cos थीटा की वैल्यू आप ए पी, और इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ कि ये ओ है, ठीक है ना। तो त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ए पी ओ में, यहाँ पर cos थीटा बराबर क्या होता है, एक्चुअल में आधार बटे कोण होता है ना। तो इसके सामने वाला ये लंब है और इसके सामने वाला ये क्या, कोण है। तो आधार बटे कोण होगा तो आधार क्या हो गया, एल हो गया, यानी एल अपान में अंडर रूट में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। यह किसका वैल्यू निकल के आ गया जी, यह वैल्यू आ गया आपका cos थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आया, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यही वैल्यू यहाँ पर मैं पुट करता हूँ। सबसे पहले दोनों की वैल्यू पुट करूंगा, तो दोनों में से E1 E2 की वैल्यू पुट करके cos कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पर क्या हो गया, E बराबर E1 प्लस में E2। अब E1 प्लस में E2 का मतलब क्या हुआ कि दोनों की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ऐसे कर देता हूँ कि ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो 2E1 cos थीटा, मैं इसको ऐसे लिख दिया। अरे भाई E1 और E2 दोनों बराबर है, तो E1 मान लो चाहे E2 मान लो, 2E2 cos थीटा मान लो चाहे 2E1 cos थीटा मान लो, दोनों सेम सेम आएगा वैल्यू। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि E इज इक्वल टू 2 गुणे E1 की वैल्यू चाहे E2 की वैल्यू, वैल्यू है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर, अब प्लस में क्या हो गया, एल स्क्वायर हो गया। अब ध्यान देना, अब इसको तुरंत 2 दूनी 4 काट मत देना, सुनते रहो। यहाँ पर क्या करना है, cos थीटा की वैल्यू लिखना है। cos थीटा की वैल्यू क्या है, एल अपान में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में क्या आ गया, एल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई किसका, ई का। अब ये वैल्यू अभी खत्म नहीं होती है, अब इसको करना है क्या, सॉल्व। अब सॉल्व करने के लिए पहले आप इसको स्क्रीनशॉट एक बार अच्छे से थोड़ा सा कर लो, उसके बाद जो है हम इसको क्या करेंगे, पेज चेंज करेंगे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। अब सुनिए, अभी आपने क्या पाया कि ई बराबर, अभी आपने पीछे क्या लिखा, ई बराबर 1 इन 2 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद में मैंने लिखा था क्या, क्यू अपान में, ठीक है। देखो यहाँ पर जो चीज़ लिखा हुआ है ध्यान से देखो, क्यू अपान में आर स्क्वायर एल स्क्वायर के बगल वाला जो भी चीज़ें लिखा हुआ है, क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, और इंटू में यहाँ पर क्या है, एल अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, जिसके जहाँ अंडर रूट लगा है उसका मतलब क्या लिख सकते हो आप, 1/2 लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, ई बराबर 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक काम करो, इसको जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख देते हैं, 2Q इंटू में एल। तो यहाँ पर क्या हो गया, Q इंटू में 2L। नीचे में क्या है, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर में कुछ नहीं है, तो एक हो सकता है, चेक कर लेना, एक हो ही सकता है। अब इसके बाद जो है इंटू 1 में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर में अगर अंडर रूट लगा है, तो इसके पावर का मतलब क्या हुआ कि 1/2 है, ठीक है। अब इतना चीजें अगर हम कन्फिगर कर ले रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आगे का चीज देखिएगा कि ई बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 12 है, तो Q इंटू 12 के जगह पे आप क्या लिखोगे, P लिख दोगे बेधड़क। तो यहाँ पर क्या हो गया, P अपान में, अब यहाँ पर सुनो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दोनों पे सेम सेम, दोनों किस में है, गुणा में। इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 1/2 है, तो 1 में 1/2 जोड़ोगे तो 3/2 आ जाएगा।
समझ रहे हो, 1 और आधा 1.5 हो गया 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर में क्या आएगा, 3/2 आएगा। बिल्कुल ठीक बात। आगे सुनिएगा यार, अब यहाँ से फिर हमें वही चीजें अप्लाई करनी है कि जो एल है वह आर की अपेक्षा में क्या है, छोटा है, ठीक है, छोटा है। तो मैं ऐसा मान ले रहा हूं कि एल स्क्वायर जो होगा वो बहुत ज्यादा छोटा होगा किससे, आर स्क्वायर से, ठीक है। तो अतः अतः एल स्क्वायर क्या होगा, एल स्क्वायर नगण्य होगा, नेग्लेजिबल होगा। ये क्या हो गया आपका, नगण्य हो गया। ये समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या है, एल स्क्वायर नगण्य होगा। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो E लिखा हुआ है, E बराबर 1/4πε0 और P अपान में नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर और एल स्क्वायर तो छोड़ देना है, इसके पावर में क्या आ गया, 3/2 होगी। अब यानी अगर आर के पावर में स्क्वायर है तो 2 अगुणे, क्योंकि पावर का मल्टीप्लाई होता है 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आर क्यूब बचेगा यहाँ पर, समझ रहे हो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, तो ई बराबर 1/4πε0 पी अपान में आर क्यूब, यह रिजल्ट आ गया न्यूटन पर कूलम, ठीक है। यह फार्मूला जो है हमने जनरेट कर लिया किसके लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए, ठीक है।